हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोपॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। और आज हम आ गए हैं इंडियन इकोनॉमी के ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट पर, जो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि आप टाइटल देख सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे जो कि एंटायरली फोकस करेगा एनवायरमेंट सेक्शन पे। ओके और आज हमारा पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ेंगे। तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, वहीं मैंने उसके आंसर लिखे हैं, और आज हम ये पूरा टॉपिक ऐसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में खत्म करेंगे। सो आपका पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो है डिफाइन एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट है क्या, डिफाइन करते हैं एनवायरमेंट को। सो एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। ओके, it includes all the biotic and abiotic factors so that influence each other. तो biotic elements क्या होते हैं? Biotic elements are all living elements. Okay, biotic elements कौन से होते हैं? Living elements जैसे birds, animals, plants, forests, fisheries, etc. Abiotic elements क्या होते हैं? Like air, water, land, rocks, sunlight, etc. So a study of environment then calls for a study of interrelationship between biotic and abiotic components of the environment. तो अगर आप environment के बारे में पढ़ रहे हो तो it calls for a study of interrelationship, जो कि किसमें है? biotic and abiotic components में. Okay. What are the functions and role of environment? तो आपके function और role of environment क्या है ये देखते हैं। तो vital function क्या है पहले देखते हैं यहाँ से। एनवायरमेंट सप्लाईज रिसोर्सेस। सो एनवायरमेंट क्या करती है? एनवायरमेंट सप्लाई रिसोर्सेस। तो इसमें हमने क्या लिखा है? रिन्यूएबल रिसोर्स यूज्ड विदाउट गेटिंग डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड। रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है? जो यूज करते जाओ, कभी खत्म नहीं होगा, एग्जॉस्ट नहीं होगा, जैसे ट्रीज इन फॉरेस्ट या फिश इन ओशन। नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं विद एक्सट्रैक्शन। जैसे एक्सट्रैक्ट करोगे और यूज करोगे तो वो खत्म हो जाएंगे, वो दोबारा रिप्लेनिश नहीं किए जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ओके, तो एनवायरमेंट क्या करती है? एनवायरमेंट सप्लाई करती है आपके रिसोर्सेस, और वो रिसोर्सेस कौन से हो गए? आपके रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। उसके बाद एनवायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। एनवायरमेंट सस्टेन करती है लाइफ को। बेसिकली कैरिंग कैपेसिटी क्या है? कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट क्या है? रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, यानी जो आप रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज लेस देन रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्स। तो बेसिकली अगर आप यूनिट्स में देखते हैं, एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो अगर 100 यूनिट ऑफ रिसोर्स आप निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लेस होना चाहिए और 101 या उससे ज्यादा ही रीजनरेट होना चाहिए। वो होती है कैरिंग कैपेसिटी। एंड वेस्ट जनरेटेड आर विद इन असिमिलेटिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट, यानी जो एनवायरमेंट टॉलरेट कर सकती है उतना ही वेस्ट जनरेट हो। तो एनवायरमेंट की अगर रीजनरेट ज्यादा कर रही है, यूज कम हो रहा है उसके कंपैरिजन में और वापस ज्यादा आ जाता है, तो एनवायरमेंट क्या कर रही है? एनवायरमेंट सस्टेन्स लाइफ, राइट। देन एनवायरमेंट असिमिलेट्स वेस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एनवायरमेंट अब्सॉर्ब कर लेती है वेस्ट जनरेटेड बाय प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद लास्ट आ जाता है आपका फंक्शन एनवायरमेंट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे एनवायरमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? आपके एनवायरमेंट में इंक्लूडेड होता है ओशन, माउंटेन, डेजर्ट्स एक्सेट्रा। तो एडिंग टू दी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉयड बाय मैन। अगर आपके आसपास ओशन ना हो, माउंटेन ना हो, डेजर्ट ना हो, या कोई भी जो एनवायरमेंटल ब्यूटी है वो ना हो, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी उनकी होगी जिनके आसपास ये फैसिलिटीज हैं। ओके, सो ये थे आपके वाइटल फंक्शंस। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके सॉरी, ये थर्ड क्वेश्चन है। हमने फंक्शन एंड रोल देख लिया सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा जो बोल रहा है वो है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ग्लोबल एनवायरमेंट इश्यूज। ग्लोबल एनवायरमेंट इश्यूज क्या हो रहे हैं उनके बारे में हमें डिटेल में बताना है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, हम सबको डिटेल में एक एक करके देखेंगे। तो जो पहला इशू की हम बात करेंगे वो है कौन सा? आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की जब बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स lower atmosphere as a result of increase in greenhouse gases due to industrialization,
इन रीसेंट टाइम्स। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज होती हैं, उस वजह से जो एवरेज टेम्परेचर होता है ना आपका अर्थ का, लोअर एटमॉस्फेयर का, वो जब इंक्रीज होने लगता है, ग्रेजुअल इंक्रीज आता है, उसको कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। किससे कॉज होती है? बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डिफॉरेस्टेशन, रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम एनिमल वेस्ट, इंक्रीज कैटल प्रोडक्शन, राइट। देन आपका हम आगे चलेंगे ग्लोबल वार्मिंग में ही। इन 1992 द अर्थ समिट हैड अ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुई थी, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट। सम ऑफ द प्रिडिक्टेड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जैसे मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप, मेल्टिंग ऑफ व्हाट? मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप विद रिजल्टिंग राइज इन सी लेवल एंड कोस्टल फ्लडिंग। अगर आपका मेल्ट हो जाएगा पोलर आइस कैप, आपकी जो है वो अगर आपकी मेल्ट होने लगेगी और वो आएगी बह के, तो वो क्या करेगी कि वो सी लेवल जो ऑलरेडी था, अगर सी लेवल ये था, तो अगर पोलर आइस भी मेल्ट हो रही है तो सी लेवल बढ़ाएगी और फ्लड करेगी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रप्शन of drinking water supplies as snow melts. Okay, extinction of species and frequent tropical storms and tropical diseases. Agriculture and rural development will bear the brunt of climate risk. Fine, ये हो गया आपका ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जो आपका लास्ट पॉइंट है, अ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, अ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्ड इन क्योटो, जापान in 1997. So it resulted in an international agreement to fight global warming, which called for reduction in emission of greenhouse gases by industrialized nations called Kyoto Protocol. So okay, I hope आपको ये तो पढ़ के ही क्लियर है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने जैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो चैलेंजेस है, ग्लोबल चैलेंजेस है आपके, वो है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन आपका एक another challenge है। So ozone depletion refers to the phenomena of reduction in amount of ozone in stratosphere। stratosphere में जो आपका stratosphere है, उसमें जब आपका यहाँ पर जो रिड्यूस होता है अमाउंट ऑफ ओजोन, तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन। जैसे यहाँ पे डायग्राम देखो, आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी। डायग्राम में आपका क्या हो रहा है कि अर्थ है, ये आपका अर्थ है, और ये एक आउटर लेयर है ओजोन की, जो क्या कर रही है, यूवीसी रेस को आने से रोक रही है, शील्ड कर रही है, ठीक है। और आपका जो यूवी ए रेस है वो आ रहे हैं, यूवी बी जो है वो उस इंटेंसिटी से नहीं आ रहे, इंटेंसिटी कम कर रही है। तो बेसिकली ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है। अगर और क्लियर डायग्राम से यहाँ देखेंगे तो ये आपका स्ट्राटोस्फेरिक ओजोन है, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रोपोस्फेयर, ये आपका अर्थ सरफेस ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद हो गया आपका स्ट्राटोस्फेयर। स्ट्राटोस्फेरिक ओजोन ये है, यहाँ पे क्या होता है, ओजोन शील्ड करती है और यूवीसी को अंदर नहीं आने देती, यहीं रोक देती है। यूवीबी की इंटेंसिटी कम कर देती है, ऊपर मोटा है नीचे पतला है दिख रहा होगा, यूवीए एज इट इज आता है। तो ये आपका ओजोन डिप्लीशन है। ओजोन जब हटने लगती है, ये हटती है, तो सारी रेस आएंगी अर्थ पे आपके। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन has been caused by high level of chlorine and bromine compounds in stratosphere. Okay, the origin of these compounds is chlorofluorocarbons, and CFCs are used as cooling agents in air conditioners or refrigerators, and bromofluorocarbons यानी halogens is used as fire extinguisher। तो क्या होता है कि आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे कॉज होती है, ये देखा हमने कि क्लोरीन से, ब्रोमीन से, कंपाउंड्स इन स्ट्रेटोस्फेयर, या फिर द ओरिजिन ऑफ दीज सीएफसीज कहाँ से होता है, ये सब हमने यहाँ देखा। लॉन्ग रन इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन क्या होते हैं? स्किन कैंसर हो जाता है ह्यूमन बींग्स को, लोअर्स द प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड लोअर्स द ग्रोथ ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो ये सब होता है आपका लॉन्ग रन इफेक्ट्स ओजोन डिप्लीशन का। The Montreal Protocol, so basically आपका the Montreal Protocol is an international treaty designed to protect ozone layer by phasing out production of a number of substances believed to be responsible for ozone depletion. So it banned the use of compounds containing ozone depleting chemicals. Fine. देन आपका आज है जो थर्ड हम क्राइसिस की बात कर रहे हैं, वो है एनवायरमेंटल क्राइसिस। सो एनवायरमेंटल क्राइसिस में क्या हो रहा है, मेनी रिसोर्सेज हैव बिकम एक्सटिंक्ट,
ओके, वेल मेनी रिसोर्सेज हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बहुत सारे खत्म हो गए हैं. एंड द वेस्ट जनरेटेड आर बियॉन्ड द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट. वेस्ट ज़्यादा जनरेट हो रहा है, एब्जॉर्ब कम कर रही है एनवायरनमेंट. द एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन. तो आपका क्या है, कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट है कि कितना कैपेसिटी, कितना एबिलिटी है एनवायरनमेंट का to absorb degradation. The result is that today we are at threshold of environmental crisis. Right, valid. Then आपका आता है rise in opportunity cost of negative environmental impact. तो opportunity cost क्या है? Opportunity cost generally क्या होती है? Is the cost of alternative opportunity given up. The health costs due to degraded environmental quality have resulted in disease like asthma, cholera, etc. Hunk expenditure is incurred in treating, huge expenditure आपका जाता है कैसे, किसमें, टू ट्रीट द डिजीजेस. ये इतनी ज़्यादा आपकी डिजीज होती हैं कि बहुत ज़्यादा ह्यूज एक्सपेंडिचर जाता है इनको ट्रीट करने में आपका, यानी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है. फिर आपका आता है सप्लाई डिमांड रिवर्सल ऑफ एनवायरमेंट रिसोर्सेस. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, येलो से हाईलाइट करेंगे अब. सप्लाई डिमांड रिवर्सल ऑफ एनवायरमेंट रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज क्या है? The demand for resources for both production and consumption has gone beyond the rate of regeneration of resources. क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कंजम्पशन दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ रही है beyond the rate of regeneration. उससे क्या हो रहा है कि प्रेशर हो रहा है. प्रेशर किस पर आ रहा है? ऑन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट जो है वो अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही. इतना ज़्यादा वेस्ट आ रहा है, इतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है और इतना ज़्यादा प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटी से जो दिक्कत हो रही है. दिस रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप विद डिमांड फॉर resources exceeding supply has led to degradation of environment. क्या हो रहा है, डिमांड जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा हो गई है, सप्लाई उतनी नहीं है, सप्लाई कम है आपकी, डिमांड बहुत ज़्यादा है. डिमांड ज़्यादा पूरी करने के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, कंजम्पशन ज़्यादा होगी और वेस्ट ज़्यादा होगा, एनवायरनमेंट के लिए हार्म ज़्यादा होगा. देन आपका आ जाता है यहाँ पे मैसिव ओवर यूज और एंड मिस यूज ऑफ एनवायरनमेंट रिसोर्सेज. ये एक और ग्लोबल कंसर्न है. यानी एग्जाम्पल ऑफ ओवर यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर डिफॉरेस्टेशन एंड लेवल डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन. तो आपका क्या हो रहा है कि हम बेसिकली ओवर यूज और मिस यूज का एग्जाम्पल दे रहे हैं. तो आपका एग्जाम्पल आता है कि एनवायरमेंटल रिसोर्स का ओवर यूज क्या बताता है. ओवर यूज का एग्जांपल अगर हमें देना है तो वो है डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. जबकि अगर हमें मिसयूज का एग्जांपल देना है तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग. ओजोन डिप्लीट होना, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब मिसयूज है कि हमने ढंग से यूज नहीं किया. लेकिन ओवर यूज, ज्यादा यूज क्या कर दिया, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया. ओके, देन आपका फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है तो आपको पता चला, बट इसके कॉजेज क्या हैं. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी एक पीस ऑफ लैंड पे जितने लोगों को रहना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है और वेस्ट ज़्यादा जनरेट हो रहा है प्रोडक्शन कंजम्पशन के लिए, क्योंकि उनकी लिविंग मेक श्योर करनी है और इस वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और उस वजह से एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है. अर्बनाइजेशन, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते जा रहे हैं और उस वजह से क्या है, अर्बनाइजेशन की वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ गया है, क्योंकि जहाँ ऑलरेडी काम नहीं है वहाँ और लोग आना, मतलब कैपेसिटी से बाहर होना, कैपेसिटी से ओवर होना, जिस वजह से अर्बनाइजेशन भी आपका एक तरह का कॉज बन जाता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का. देन आपका आता है यूज़ ऑफ HYV सीड्स. HYV सीड्स यूज़ करने से भी होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, बहुत ज़्यादा आउटपुट जनरेट करने के लिए HYV सीड्स यूज़ होती हैं, जो कि हार्मफुल हो सकती हैं और जो जनरेट करती हैं सारी की सारी प्रॉब्लम एनवायरनमेंट के लिए. देन राइज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है वैसे वैसे आपका डेवलपमेंट बढ़ने के साथ साथ एनवायरनमेंट कंसर्न भी बढ़ती हैं. और डिग्रेडेशन का क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, कंजम्पशन ज़्यादा होगी, लेबर ज़्यादा होगी, सारे आएंगे जाएंगे. उस चक्कर में क्या है, आपका जो आउटपुट है वो तो ठीक है बढ़ेगा, पर आउटपुट के चक्कर में जो आपकी डेवलपमेंट है वो यहाँ पर उतनी नहीं होगी. क्यों? क्योंकि अगर हम एनवायरनमेंट का फैक्टर भी लें तो एनवायरनमेंट तो डिग्रेड हो रही है, तो ये डेवलपमेंट के लिए एक नेगेटिव साइन है. सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे हैं
और जो हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है जिसकी हम बात करेंगे वो है व्हाट आर मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू सेव एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए क्या मेजर्स हुए जा सकते हैं, वो है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है तो पॉपुलेशन कंट्रोल करो, ठीक है। एनफोर्समेंट करो, एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट यानी EPA, मतलब इन्फोर्स करो एनवायरमेंट का कंजर्वेशन एक्ट। और ऐसे ही एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में सेम लाइंस पे, to do what? To enforce environmental conservation act. Okay, water management is like to save environment. Water management is one of the things. Then control of industrial and agricultural production, क्योंकि आपका इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ने की वजह से ही बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे थोड़ा इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं रादर देन हम लोग केमिकल्स यूज़ करें। Okay, improvement in housing. Improvement in housing is very crucial. Then management of solid work. Management of solid work. That I am very proud to say कि मतलब आप environment कैसे save करेंगे, आप मैनेज कर सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। इम्प्रूव कर सकते हैं हाउसिंग को, मैनेज कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट को, सोशल अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, और ये सारे मेजर्स लेकर आप क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट सेव कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो, ये क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हो, वीडियो पसंद आई हो। और वीडियो पसंद आई है और ये टॉपिक एनवायरनमेंट का आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। प्लीज़ 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 आप जाइए, वीडियो को आप प्लीज़ जाके लाइक करो, फिर आप उसको शेयर करो लोगों के साथ जिनको हेल्प होगी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, प्लीज़ वीडियो पे सब्सक्राइब करो। सो आई होप आपको ये सारा आज क्लियर हो गया है, एंड till the next time we meet, take care and bye bye.